नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। दिल्ली से लौटकर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम अपने अपने बयान दिए हैं। राजेश ठाकुर ने कहा है कि गठबंधन के बारे में लोग चिंतित रहते हैं। जिस तरह से पूरे भारत में अन्याय का दौर चालू है और जिस तरह की कवायद एजेंसियों के द्वारा की जा रही है, इसको लेकर सभी लोग मर्माहत है, घबराए हुए हैं और डरे सहमे हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली में हम लोगों ने गठबंधन को लेकर शीर्ष नेताओं को फीडबैक दे दिया है। बहुत जल्द नेतृत्व बात करेगा। यहाँ के नेतृत्व से, जेएमएम और राजद के नेतृत्व से बहुत जल्द सारी चीजों पर बात होगी। गठबंधन के बारे में आप लोग चिंतित रहते हैं। मैं समझता हूँ आपकी चिंता जायज है। जिस तरह से पूरे भारत में अन्याय का दौर चालू है और जिस तरह के कवायद एजेंसियों द्वारा की जाती है, सब लोग कहीं न कहीं मर्माहत हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं लोग। ऐसे में हम लोग गठबंधन तरीके से करने जा रहे हैं। हमारे शीर्ष नेताओं को हमने फीडबैक दे दिया है और बहुत जल्द शीर्ष नेतृत्व जो है बात करेगा। जो यहाँ के नेतृत्व हैं उनसे, जेएमएम और आरजेडी के नेतृत्व से, और बहुत जल्दी आपके सामने सारी चीज़ें सामने हो। नहीं, हम चाहते हैं कि ट्रिपल टेस्ट भी हो और चुनाव भी हो। अब उस निमित्त फैसला सरकार को लेना है। निश्चित रूप से हम सरकार से बात करके बहुत जल्द जो ये कवायद हो सकती है उसको पूरी करेंगे। वहीं राहुल गांधी की फरवरी में प्रस्तावित भारत न्याय यात्रा पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश में सच पूछिए तो तीसरे नंबर पर झारखंड को रखा है। सबसे ज्यादा किलोमीटर की अनुमति दी गई है। न्याय यात्रा बहुत उत्साहवर्धक होगी। झारखंड के लिए सारी चीजें तय हो रही है। 5 प्रमंडल में राहुल गांधी का आगमन होगा। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और संचार दिख रहा है। आने वाले समय में इस यात्रा को सफल बनाएंगे। ये यात्रा बंगाल से घुसेगी और दुमका, साहिबगंज, जामताड़ा, देवघर होते हुए आगे बढ़ेगी। यात्रा के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में, अगर सच पूछिए तो तीसरे नंबर पे हमें रखा है। सबसे ज़्यादा किलोमीटर यहाँ उन्होंने अनुमति दी है। और जिस तरह का अन्याय झारखंड में हो रहा है, निश्चित रूप से भारत जोड़ो न्याय यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के जो नेतृत्व में होगा वो बहुत उत्साहवर्धक होगा झारखंड के लिए। और जो सारी चीज़ें तय हो रही है, हम समझते हैं कि 5 प्रमंडल में आदरणीय राहुल गांधी जी का आगमन होगा। और जो दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं में, जैसे ही इस बात की सूचना गई है, गजब का उत्साह और संचार दिखाई दे रहा है। हम समझते हैं आने वाले समय में हम इस जो यात्रा को सफल बनाएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अलायंस में विधानसभा चुनाव लड़ा था। आज भी हमारा गठबंधन है। गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आलाकमान को सूचना दे दी गई है, जिसके तहत हम लोग आगे चुनाव लड़ेंगे। हमारा मकसद है इंडिया गठबंधन अधिक दमखम के साथ चुनाव में उतरे। पहले भी हम चुनाव गठबंधन में लड़ चुके हैं। सीट शेयरिंग को लेकर कोई झमेला नहीं है। के साथ अलायंस में पार्लियामेंट सीट भी लड़े, विधानसभा सीट भी लड़े। आज भी हमारा गठबंधन है। इसी से इंडिया गठबंधन के तहत हम लोगों ने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आलाकमान को फीडबैक दिया गया है। अब आलाकमान जो शीर्ष नेता हैं उनसे बात करके और हम लोग आगे चुनाव करेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि इंडिया गठबंधन अधिक से अधिक सीट झारखंड में जीते। और मुझे लगता है कि पहले भी हम चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी के साथ लड़ चुके हैं। इस बार भी सीट शेयरिंग में लेकर कोई झगड़ा नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन ने ये फैसला सुनाया। ये फैसला उन्होंने एक याचिका की सुनवाई के बाद दिया है, जिसमें निकाय चुनाव को जल्दी कराने की मांग की गई थी। झारखंड हाईकोर्ट में निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। बताते चले कि निवर्तमान पार्षद रोशनी खलको और अरुण झा ने निकाय चुनाव कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। झारखंड राज्य में नगर निकायों के चुनाव नहीं कराए जाने से असंतुष्ट
रोशनी खलखो एवं अन्य की याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 3 सप्ताह के भीतर चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी करे। चुनाव नहीं कराया जाना संवैधानिक अव्यवस्था एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने जैसा है। वहीं आगामी 22 जनवरी को अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। पूरा देश इस महोत्सव को मनाने की तैयारी में काफी तत्परता और तन्मयता के साथ जुट चुका है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में निमंत्रण का दौर जारी है। इसी के तहत राजधानी रांची में भी निमंत्रण और पूजित अक्षत वितरण का कार्य लगातार धार्मिक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। इसी महोत्सव के विषय में भाजपा प्रदेश महिला नेत्री का कहना है कि हमारी ओर से आग्रह है कि 22 जनवरी को समस्त राज्यवासी घर घर में दीपोत्सव मनाएं। से 500 साल पुराना और आज़ादी के बाद में जिन लोगों ने भगवान श्री राम के लिए संघर्ष किया है, उस प्रभु श्री राम का अब आगमन हो रहा है 22 जनवरी को, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उनका पूजन करेंगे, रामलला को स्थापित करेंगे। तो यह कहीं ना कहीं देश के लिए और देश की जनता के लिए राममय जैसा समय रहेगा। मैं आपके माध्यम से सभी जनता को अनुरोध करना चाहती हूं कि जिस तरह हम दीपावली में 14 वर्ष के बाद जब पुरुषोत्तम राम अयोध्या पहुंचे थे और हम दीपावली मनाते हैं, तो 22 तारीख को 500 साल के बाद में अपने गर्भगृह में पधार रहे हैं, तो इसका उत्सव हर लोग को मनाना चाहिए। और मैं इतना ही कहूं कि देश के कण कण में राम बसे हैं, एक एक व्यक्ति के हृदय हृदय में राम बसे हैं। तो इसी उत्साह के साथ में 22 तारीख को पुनः एक बार आप भगवान श्री राम के लिए जरूर दिया जलाइए, उत्सव मनाइए। इधर राजधानी रांची के जैप-1 ग्राउंड में झारखंड सशस्त्र पुलिस बल रांची का 144वां वाहिनी स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक झारखंड सशस्त्र पुलिस रांची बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे एवं कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाहिनी के जवानों द्वारा खुखरी ड्रिल एवं अन्य कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम के उपरांत आनंद मेले का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। इस 4 दिवसीय मेले में नेपाल, दार्जिलिंग, हिमाचल, देहरादून, सिक्किम के कई वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कहा कि इस वाहिनी का गौरवशाली इतिहास रहा है। विश्व युद्ध और 1947 के विभाजन में जब भी जरूरत पड़ी तब इस वाहिनी ने अपनी भागीदारी दी। अब इस रेजिमेंट की संख्या बढ़ गई है, तो इसके लिए एक और कैंपस दिए जाने की तैयारी की जा रही है। के मामलों में सब जगह जाप उनकी प्रवृत्ति होती रही है और इसका बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसके लिए एक और, क्योंकि वाहिनियों की संख्या बढ़ गई है, तो एक और कैंपस हम लोग कहीं उपलब्ध कराएं ताकि लोग वहाँ भी रह सकें, अच्छे से रह सकें, परिवार का कल्याण हो। और रांची शहर के लिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत समय से यह जो आनंद मेला है और यह जो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो जहाँ ये रहते हैं, ये एक तरह से एक रांची की पहचान जो है वो BMP-1 उस समय और अब जैप-1 से एक पहचान है। लोग डोरंडा को और इस एरिया को जानते हैं। किसी को भी पता, कोई अगर बोलना हो तो गोरखा बटालियन के बगल में, आगे पीछे। तो ये एक बहुत ही एक तरह से रांची के शहर के लिए, झारखंड के लिए भी, हम लोग सबके लिए गौरव का विषय है कि हम लोग इस वाहिनी के हम लोग एक अंग हैं। आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के निर्देश पर जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोत्रा ने जर्जर हो चुके कांड्रा हाट बाजार का निरीक्षण किया। उन्होंने जर्जर हो चुके कांड्रा बाजार के नवनिर्माण की भी बात कही। निरीक्षण के क्रम में उनके साथ जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो, जिला परिषद सदस्य पिंकी मंडल भी मौजूद रही। कांड्रा हाट बाजार का निरीक्षण कर उन्होंने यहां की दयनीय स्थिति को देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे बहुत जल्द इस संबंध में जिला उपायुक्त कृषि उत्पादक विभाग के सचिव को जानकारी देंगे। साथ ही उन्होंने बहुत जल्द इस मुद्दे को बोर्ड मीटिंग में उठाने की बात कही। साथ ही कहा कि जल्द से जल्द
कांड्रा हाट बाजार का नव निर्माण किया जाएगा तथा यहाँ एक अति उत्तम हाट बाजार बनाने की कवायद शुरू की जाएगी। आज हम लोग कांड्रा बाजार का जो साप्ताहिक मार्केट है, इसका हम लोग एक विजिट करने आए हैं और इसको हम जो भी यहाँ का स्थिति देख रहे हैं हम लोग की काफ़ी जर्जर अवस्था में है और इसको हम हमारे ज़िला के जो उपायुक्त महोदय है उनसे हम अपना सारी बातें हम उसको बताएंगे। बताने के बाद हम सरकार से मांग करेंगे और हमारा जो सचिव है उसके स्तर से हम इसको बढ़ाएंगे आगे और हमारा जो नेक्स्ट मीटिंग भी होगा तो हम लोग इसको मीटिंग में भी रखेंगे और बोर्ड में भी इसको पारित करेंगे, क्योंकि सरकार का ये गाइडलाइन आया है कि जितने भी पहले जो बाजार समिति के अंडर में जो मार्केट सब था, जो हाट लगता था, बाजार लगता था, तो उन सबको अभी स्वतः मैंने इसको जिला परिषद में देने का जो एक सरकार का निर्णय है। लोहा नगरी जमशेदपुर केवल लोहा ही नहीं बनाती, इस शहर की एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि ये इवेंटफुल शहर है। यहाँ हर एक क्षण को लोग बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करते हैं। यही कारण है कि झारखंड ही नहीं, देश और विदेशों में भी जमशेदपुर शहर अपनी एक अलग पहचान रखता है। साल 1977 में महज कुछ लोगों को साथ लेकर कैनल क्लब की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर आज तक लगातार जमशेदपुर कैनल क्लब प्रतियोगिता आयोजित करा रही है। देखते ही देखते जमशेदपुर कैनल क्लब ऑफ इंडिया में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करते हुए इस साल रिकॉर्ड 386 डॉग्स की प्रतियोगिता आयोजित करा रहा है। जमशेदपुर के जीआरडी स्पोर्ट्स क्लब में आज से शुरू हुए 3 दिवसीय डॉग शो में देश भर के डॉग प्रेमी अपने पालतू श्वानों के साथ पहुंचे हैं। आज पहले दिन आज्ञाकारी श्वानों की प्रतियोगिता के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस साल इस प्रतियोगिता में विदेशी के साथ देसी नस्ल के श्वान भी परफॉर्म करेंगे। जानकारी देते हुए जमशेदपुर कैनल क्लब की अध्यक्ष रुचि नरेंद्र ने बताया कि आने वाले दिनों में जमशेदपुर कैनल क्लब कई उपलब्धियां हासिल करने जा रहा है। रुचि नरेंद्र ने बताया कि शहरवासियों के सहयोग से इस साल 74वां, 75वां और 76वां कैनल प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है, जो अपने आप में अनोखा होगा। इस बार राजा पलायम डॉग, माधोल हाउंड डॉग, जो एक यूनिक इंडियन ब्रीड है, ये एक छोटा सा डॉग है जिसे यहाँ पर दर्शाया जाएगा। एक ऑस्ट्रेलियाई डॉग भी आया है, तो कुछ नए डॉग्स भी लोगों को देखने को मिलेंगे। ये हमारा जो डॉग शो है इस साल 74th, 75th और 76th चैम्पियनशिप डॉग शो है जमशेदपुर कैनल क्लब के अंडर। हमेशा की तरह ये बहुत बड़े स्तर पे है और इस साल सबसे ज़्यादा ब्रीड्स हमारी आई हैं, 45 ब्रीड्स, अलग अलग ब्रीड्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री और 386 एंट्रीज़ आई हैं, जो शायद आज तक हमारी ईस्टर्न रीजन में सबसे हाईएस्ट है। हमें बहुत खुशी है कि इतने स्तर पे, इतने अच्छे स्तर पर ये डॉग शो हो रहा है, क्योंकि कंट्री में इसका एक नाम है। जमशेदपुर कैनल क्लब का जब शो होता है तो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इस साल हमारे पास इंटरनेशनल जजेस बहुत सारे आए हैं जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड में। 2 जजेस मैसेडोनिया से आए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, एक साउथ कोरिया से आए हैं, अलग, और एक रशिया से। ये अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं और जो ट्रेनर्स हैं, जो हैंडलर्स हैं, जो ब्रीडर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही यूनिक मौका है कि इतने अच्छे जजेस उनके डॉग्स को जज कर पाएँ। ये एक ऐसा मौका है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं जमशेदपुर के आए यहाँ पे और इन्जॉय करें, कि देखें किस तरह से हमारे डॉग्स, जो एनिमल्स इन ह्यूमन बीइंग्स बेस्ट फ्रेंड है, किस तरह से उन्हें ट्रेन किया जाता है, उनके प्रति एक प्रेम भाव लाएं, उनसे डरें नहीं और समझें डॉग्स को। सो डॉग शो में इस तरह की भी एक प्लेटफॉर्म बनता है लोगों के लिए जो समझें डॉग्स को। देखिए, हम लोग जैसा कि सभी लोगों को पता है, हम लोग का जो कैनल है ये सबसे ओल्डेस्ट कैनल जमशेदपुर का 1964 में इस्टेब्लिश हुआ और इस्टेब्लिश इस तरह से हुआ कि वो गार्डिंग ड्यूटी के लिए, अभी भी मेन पर्पस हम लोग का गार्डिंग ड्यूटी है, लेकिन एवरी ईयर जो कैनल क्लब ऑफ जमशेदपुर के तहत जो डॉग चैम्पियनशिप होता है उसमें बढ़ चढ़ करके हमारे डॉग पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेशली जो ओबीडियंस है, ओबीडियंस सबसे इम्पॉर्टेंट इस शो का पार्ट है, जिसमें पता चलता है कि डॉग आपका कितना ओबीडियंट है।
जो लास्ट ईयर जो डॉग चैंपियनशिप हुआ उसमें हमारा जो डॉग था टाटा मोटर्स का वो बेस्ट ओबीडियंट डॉग का चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता था। इस साल भी हम पूरी तैयारी के साथ में ओबीडियंस शो और साथ ही साथ कुछ में ब्रीड शो में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं मुसहबनी में नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन करने वाले नागरिक सुरक्षा समिति के संस्थापक सह पूर्व महासचिव शहीद धानिये किस्कू का आज शहादत दिवस मनाया गया। आज ही के दिन वे नक्सली हिंसा के शिकार हुए थे। मुसहबनी 1 नंबर स्थित पोस्ट ऑफिस मैदान चौक में नागरिक सुरक्षा समिति के महासचिव शैलेन बास्के के नेतृत्व में संस्थापक सह पूर्व महासचिव धनाई किस्कू का शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर सभी ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उपाध्यक्ष रामबाबू मुर्मू, मोहन सिंह सोरेन, शहीद धनाई किस्कू की पत्नी जमुना किस्कू सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ज्ञात हो कि इसी पोस्ट ऑफिस मैदान में 5 जनवरी 2009 को नक्सलियों ने धनाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। महासचिव शैलेन बास्के ने कहा कि आज उन्हीं के बलिदानों से इस क्षेत्र में नक्सलियों का सफाया हुआ है। पूर्व में पुलिस प्रशासन द्वारा काफी सहयोग मिलता था। वर्तमान समय में पुलिस प्रशासन द्वारा किसी तरह का इस संगठन को सहयोग नहीं किया जा रहा है। कई नासू सदस्य जो नक्सली हिंसा के शिकार हुए थे, आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। वहीं खुद शहीद धनाई किस्कू के परिवार को भी अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। नक्सलियों के विरुद्ध हमारा आंदोलन कर भी जारी था और आगे भी जारी रहेगा। आज जो दिन है बड़ी दुखद दिन है हम लोग का, जो हम लोग का नासू संस्थापक धनाई किस्कू का इसी जगह पर यहाँ खड़ा है नक्सलियों ने गोली मार कर 2009 में इसी जगह पर हत्या किया था और उसमें हम लोग का भारी नुकसान हुआ। उसका भरपाई हम लोग अभी तक नहीं कर पाएंगे और फिर भी हम लोग का अभियान जारी है। लेकिन उस समय जैसे हम लोग को प्रशासन की ओर से मदद मिलता था, वो मदद हम लोग को आज नहीं मिल रहा है। आज कोई शहीद जो है और शहीद परिवारों को नौकरी नहीं मिला है। जैसे धनाई किस्कू का ही पहली बात हम बोल रहे हैं कि उसका परिवार वाला को आज तक मुआवजा नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिला है। उसके अलावा और कोई जो साथी है वो लोग को नौकरी और मुआवजा से वंचित है। इसमें कोई बार हम लोग सरकार से गुहार लगाया, सीएम को भी हम लोग लिखा है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ खास ठोस पहल नहीं किया गया है। लेकिन कुछ और साथियों जो है आज तक मुआवजा और नौकरी से वंचित है। लेकिन हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार मान रही है कि यहाँ नक्सल मुक्त है। अगर नक्सल मुक्त है तो नागरिक सुरक्षा समिति के बदौलत यहाँ शांत हुआ है। अगर जिस दिन नागरिक सुरक्षा समिति पूरा का पूरा साइलेंट शांत हो जाएगा, यहाँ फिर से नक्सली मजबूत से उभरेगा और उस दिन हम लोग का भारी नुकसान होना पड़ेगा। आम पब्लिक को परेशान होना पड़ेगा, पुलिस को परेशान होना पड़ेगा। वहीं बिहार के धनंजय गुप्ता नाम के एक व्यक्ति द्वारा कोवाली के सीलिंग एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में पावर बैंक के अंदर मिट्टी डालकर उसे असली रूप में बेचने का एक मामला सामने आया है। इसकी जानकारी होने के बाद ठगी के शिकार लोगों ने धनंजय गुप्ता को खोजकर पकड़ लिया और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं धनंजय गुप्ता द्वारा 3 दिन पहले कोवाली एवं उसके आसपास के क्षेत्र में 800 रुपये में पावर बैंक एवं लॉटरी खेलकर पावर बैंक बेचा गया था। गुरुवार को कोवाली के सीलिंग में फिर से धनंजय गुप्ता द्वारा पावर बैंक बेचने का प्रयास किया जा रहा था। इस दौरान पहले से पावर बैंक खरीदकर ठगी के शिकार हुए लोगों द्वारा उसकी तलाशी की जा रही थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने धनंजय गुप्ता को सीलिंग में पावर बैंक बेचते हुए पकड़ लिया। उसके बाद कोवाली पुलिस को घटना की सूचना दी गई। देखिए, अभी घटना जो ये घटित हुई है यहाँ हमारे गांव सीलिंग में, ये एक सेल्समैन कपड़ा बेचती है और उसमें जो लॉटरी में जो निकलता है, इसमें ये दिया जाता 800 रुपया पैंट शर्ट साड़ी और उसमें एक लॉटरी निकलता है। उसमें मोबाइल चार्जर जो जिसको बोलता है क्या पावर बैंक निकलता है। और ये पहले सेल किया हुआ था पणियासा गांव में। पणियासा में ऐसा ही एक आदमी लिया था, की नाम चले था ससोधर सरदार। तो वो लोग ने क्या किया, वो पावर बैंक को खोल ली। इतना भारी लग रहा क्या है इसमें,
तो उसमें मिट्टी निकला। तो वो लोग फिर यहाँ मेरा गांव सीलिंग आया, तो सबको इसको हम लोग घेर के हम लोग देखे, दिखाओ तो तुम्हारा क्या क्या चीज़ है, सामान, सब सामान देखे जितना हार के हैं। और यहाँ हम तो सामने नहीं थे, औरत लोग को समझा रहे थे। फिर उतने में एक बगल गांव के आए, वहाँ बेचा हुआ सामान दिखाए तो देखे हम लोग मिट्टी है पावर बैंक के अंदर, और ये सब जो है ना इस तरह का ये बेच रहे हैं और ठगा रहे हैं आदिवासी एरिया में। ये बहुत गलत धंधा है। अभी हम लोग इसको पकड़ के रखे हैं। फिर हाँ, हमारे यहाँ भी एक दो ठो बेचे हैं। फिर हम लोग प्रशासन को भी खबर दिए हैं, और इस तरह से हम लोग रोकना चाहते हैं कि जैसा आदिवासी बहुल क्षेत्र में इस गरीब एरिया में गरीब लोग को ठगे नहीं। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के बंसा पंचायत स्थित 133 बटालियन मतकम डी में कमांडेंट अमित कुमार की अगुवाई में ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, खिलाड़ियों और किसानों के बीच जरूरत की सामग्रियों का वितरण किया गया। वहीं सीआरपीएफ कमांडेंट अमित कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से सीआरपीएफ का उद्देश्य ग्रामीणों की सुरक्षा के साथ साथ गांव का विकास करना है। एक दशक था जब चौका थाना क्षेत्र में हार्डकोर नक्सली महाराज प्रामाणिक का दहशत था। ये क्षेत्र घोर नक्सल प्रभावी क्षेत्र माना जाता था। वहीं अब पुलिस पब्लिक की दूरी को कम करते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के बीच विश्वास बढ़ाया जा रहा है और लोगों के बीच विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आए ग्रामीणों, पुरुष और महिलाओं के बीच साड़ी, मच्छरदानी, छाता, किसानों को कुदाल, खुरपी आदि का वितरण किया गया। वहीं गांव की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से युवाओं के बीच खेल सामग्री, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं के बीच बैग, पेन, पेंसिल, किताबें और पठन पाठन की अन्य सामग्रियां भी वितरित की गई। जैसा आप लोगों ने देखा अभी कि गांव के सारे बूढ़े बुजुर्ग, युवा, सारे लोग आए हुए थे जिनको कि हम लोगों ने बुलाया था, और इस तरह की कार्यक्रम को आयोजित करके और इनके साथ अच्छा व्यवहार करके इनको इस चीज़ के बारे में जानकारी देके कि सरकार इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी मदद के लिए है। ये सब करने के बाद धीरे धीरे करके बहुत लंबे समय से ये प्रयास करने के बाद ये लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सहभागिता इनकी सरकार की प्रति है और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठा रहे हैं। इधर पश्चिमी सिंहभूम डीसी के निर्देश पर चाईबासा के पिल्लई हॉल सभागार में झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा 1 दिवसीय जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पश्चिमी सिंहभूम जिला के तत्वावधान में चाईबासा जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा मुख्य रूप से मौजूद थे। इस कार्यक्रम में जिले के तमाम मुखियागण भी मौजूद थे। इस अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित अतिथियों को पौधा प्रदान कर स्वागत किया गया। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। सम्मेलन में उपस्थित मुखियागण द्वारा अपने अपने पंचायत में शिक्षा एवं शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाने से संबंधित बिंदुओं पर अपनी बातों को रखा गया। सम्मेलन में मुख्य रूप से जिले में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, समग्र शिक्षा, नई शिक्षा नीति, 3 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों का शिशु पंजी अगतिकरण, विद्यालय में बच्चों का नामांकन व ठहराव, प्रारंभिक शिक्षा में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी आदि विषय वस्तु पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सम्मेलन में जिला शिक्षा अधीक्षक अभय कुमार शील के साथ चाईबासा, जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर के क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और बीआरसी सहित अन्य उपस्थित थे। और आदित्यपुर गम्हरिया विकास समिति की ओर से आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने 1 जनवरी को कार दुर्घटना में बाबा आश्रम के दिवंगत युवकों के परिजनों से मिलकर संवेदना प्रकट की। इस दौरान उन्होंने आदित्यपुर गम्हरिया विकास समिति की ओर से प्रत्येक मृतक के परिवार को 10-10 हजार रुपये सहयोग राशि एवं 5-5 कंबल प्रदान किया। पुरेंद्र नारायण सिंह ने अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि पूरा आदित्यपुर उनके लिए एक परिवार जैसा है। 1 जनवरी की घटना को अत्यंत हृदय विदारक एवं मर्माहिक बताते हुए उन्होंने कहा कि कई वर्षों तक आदित्यपुर के लोग इस दुख से नहीं उभर पाएंगे। आदित्यपुर ने अपने 6 नौजवान बेटों को खोया है। उन्होंने कहा कि वे
उन्होंने कहा कि वे शोक संतप्त परिवारों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अपनी मांग को दोहराते हुए उन्होंने सरकार से सभी मृतक के आश्रितों को एक सरकारी नौकरी एवं 20 लाख रुपए मुआवजा राशि शीघ्र प्रदान किए जाने की मांग की। हम लोग ने एक छोटी कोशिश की है, जो मृतक के जो परिजन हैं उनको हम लोगों ने आइतपुर गम्हरिया विकास समिति की ओर से कुछ सहयोग राशि प्रदान किया है। और हमारी पुरानी मांग है कि जो आधिकारिक रूप से सरकार की ओर से जो मिलना है मृतक के परिजनों को, उसके अलावे चूँकि ये बहुत बड़ी घटना है, हम लोग पुनः अपनी मांग को दोहराते हैं राज्य सरकार से, क्योंकि सभी के संज्ञान में है ये मामला, बड़ा मामला है। तो इसमें जो है मृतक के परिवारजनों को नौकरी और 20-20 लाख रुपए मुआवजा राशि दिया जाए। और वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज़।